हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम सतवीर ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग का एग्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले एग्जेक्टिव डाला जा रहा था, आज से हम VVI सब्जेक्टिव आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें जैव प्रक्रम से क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा आप लोग का। देखिएगा लोग, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए, भोजन के पाचन में लार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, आप लोग के लिए आंसर हम लिखे हैं कि उत्तर में है कि मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लार र, लार रस को स्रावित करती है। इसमें सेलवाइवर एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शक्कर में बदल देता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। आप लोग का पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दम छोटा सा में बाबू दिए हैं। सेकेंड नंबर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। देखिए, कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मतलब वो और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, उत्तर में दिए हैं मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है, जो फेफड़ों से सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु से हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कण ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनाती है। यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उनके प्लाज्मा घुल जाती है और यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त से वायु में चली जाती है और अतः वह नस द्वार से बाहर कर दी जाती है। देखिए, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की संरचना उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए, यहाँ पर हृदय का चित्र आप लोग को नीचे बनाया गया है, जिसमें आप लोग को आंसर में देखिए हृदय की संरचना के बारे में बताए हैं कि हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह नियंत्रण धड़कता रहता है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि हृदय जो होता है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। और आगे देखिए, इसी में लिखा गया है कि यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, मतलब कि बाएं हृदय में। ये जो हृदय का मतलब होता है दिल, जो आगे इसमें है कि यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। यह चारों कक्षों में बटा होता है। इसके ऊपरी 2 कक्ष अलदिया कहलाते हैं, मतलब कि ऊपर वाले एक दाएं अलदिया होता है, एक बाएं अलदिया, और नीचे भी 2 कक्ष होते हैं, जो एक दाएं निलय होता है, एक बाएं निलय होता है। तो वही लिखा गया है और नीचे 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। इस कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन के समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। फुल स्टॉप। हृदय के दाहिने और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। हृदय में रुधिर रक्त का परिवहन अग्र प्रकार से होता रहता है, जिसमें आपका नीचे देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है। यहाँ महाशिरय होती है, उस साइड जो है महाधमनियां होती है। हम आपको बोर्ड पर ये फिगर बनाना सिखा देंगे। अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा कि ये फिगर कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप हो, इस प्रकार रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप होता है। हृदय के कक्ष की भितिया पेशिये से बनी होती है। ये पेशिया
रक्तबद्ध रूप से गति करती है, जो हृदय के विभिन्न कक्षों को लय गति के रक्त के लाल रक्त होता है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बाबू, जो गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें, प्रकाश संश्लेषण। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्न घटनाएं होती है, याद रखिएगा लोग कि उत्तर में दिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, जिसमें पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा जल अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का शर्करा से अपघटन। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिएगा लोग देखिएगा सब्जेक्टिव का 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन है कि जाइलम तथा पदार्थों का वहन में क्या अंतर है। मतलब पूछा है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। देखिए पहले नंबर यहाँ पर हम जाइलम के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद आपको फ्लोएम के बारे में बताएंगे। तो देखिए जाइलम है जो ए में कि जाइलम जड़ के पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण का परिवाहित करते हैं। बी में है कि जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों के द्वारा होता है जो मृत उत्तक हैं। सी वाष्प उत्सर्जन के पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवण को चढ़ाने में संभव हो जाती है। यह पत्तियों कोशिकाओं को जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। और डी जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है, जो ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अतः एटीपी की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के। फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक प्रवाहित करता है। और बी फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। और सी स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यह परासरण दाब बढ़ा देता है, जो फ्लोएम से पदार्थों को ऊतक की ओर भेजता है, जिसमें दाब कम होता है। और डी फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप लोग का फ्लोएम और जाइलम का अंतर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए ऑक्सी श्वसन वायु श्वसन में अंतर, पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, दूसरा ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 और जल बनता है, तीसरा सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है, चौथा ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और 5 ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त यानी 673 के सेल होता है, और 6 एक अणु ग्लूकोज में 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है, और 7 नंबर आपका एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। देखिए आपको इतना लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, आपको बस 2 ही अंतर लिखना है। 2 अंतर लिख लीजिएगा लोग, इसमें 2 ही अंतर लिखिएगा लोग, एगो पहला लिख लीजिएगा, एगो दूसरा लिख लीजिएगा लोग, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 2 ही लिखिएगा लोग। दूसरा जो है आपको अनॉक्सिक श्वसन, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, एल्कोहल तथा CO2 आदि बनते हैं। बस 2 ही लिखिएगा लोग। तीसरा अगर याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा लोग, नहीं तो 2 लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 2 ही अंतर, 2 ही लिखिएगा लोग।
चलेंगे हम लोग आगे 7 नंबर। और देखिए लासिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। अब दो ही को अंतर लिखना है, हमने दे दिया है इतना 5-6 को, लेकिन आपको दो ही अंतर लिखना है। देखिए रुधिर का पहला, यह लाल रंग होता है, यह लाल रंग का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। बस दो ही को याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और लासिका में यह रंगहीन तथा हल्के पीला रंग का होता है, और बी नंबर में कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके आगे जो दिया गया है वो भी आपको याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, लेकिन दो अंतर पूछेगा तो दो ही अंतर लिख कर आइएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, पोषण किसे कहते हैं? सपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए पोषण पहला नंबर पोषण है कि किसी भी जीव के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सपोषी पोषण और एगो परपोषी। सपोषी पोषण का मतलब कि इस विधि में हरे पौधे अपना भोजन सरल एवं अवयवों के द्वारा संश्लेषित करते हैं, और हरे पौधों में इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा विस्तारित रूप में बताया गया है। अगर ज्यादातर ना याद होगा तो ऐसे लिखेगा कि सपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपने से खुद के भोजन को बनाते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अब परपोषी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, देखिए इसको भी थोड़ा सा, इसी को परपोषी को ही हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। इस पोषण प्रक्रिया में जीव अन्य जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं, वो पर पोषण कहलाते हैं। इसके निम्नलिखित विधियां हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर दो हम लोग का उदाहरण पूछा था, तो ये परपोषी सपोषी के बारे में बता दिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसमें आंसर आपको दिए हैं कि मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, इनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है, और यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को और मल्टोज शक्कर को में परिवर्तन करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में देखिएगा यहाँ पाचित लिखी गया है, जो पाचन क्रिया होता है यहाँ पर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आगे चलेंगे हम लोग। इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन पूछता है VVI कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए हमारे शरीर में उत्तर लिखे है कि हीमोग्लोबिन लाल रंग का रजक है, जो रुधिर में उपस्थित होता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्रभावित हो सकता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो ऑक्सीजन बढ़िया से प्रवाहित नहीं होगा। आगे लिखे हैं कि हीमोग्लोबिन फेफड़ा से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे सारे शरीर में पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा नहीं पहुंच सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा तथा ऊर्जा का उत्पादन कम होगा। इससे शरीर कमजोरी बढ़ेगी और हीमोग्लोबिन की कमी की स्थिति को रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप लोग का जैव प्रक्रम का 1 से लेकर 10 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। और इसी तरह आप लोग का आगे भी जो चैप्टर है, जैसे अगला चैप्टर है नियंत्रण और समय में, एनसीईआरटी के अंतर्गत उसका भी आप लोग का सब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद आप लोग का चैप्टर है जीव जनन कैसे होता है, इसका भी सब्जेक्टिव हम अपना दे देंगे आप लोग को। इसके बाद आप लोग का लास्ट चैप्टर जो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसका भी सब्जेक्टिव मिलेगा। इसके बाद आप लोग का परिवर्तन तथा इसके बाद पर्यावरण एगो चैप्टर है, उसका भी दे दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।